चलिए हेलो, देखते हैं हिस्ट्री के कुछ वीवीआई क्वेश्चन 16 फरवरी के एग्जाम के लिए क्लास 10th में। गैरीबाल्डी कौन था? ठीक है, तो इटली के एकीकरण में, ठीक है ना, गैरीबाल्डी का बहुत बड़ा नाम है। इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा, अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो वो गैरीबाल्डी का है। यानी कि पेशे से एक नाविक था। इटली के एकीकरण के लिए इसने बहुत सारे युद्ध किए थे। ठीक है, तो इसे आज एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। आज इटली के लोग इनकी पूजा करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को बताएं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को बताएं। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, फिर भी कुछ कारण मैं आपको बता दे रहा हूं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे कि अंग्रेज हमसे नफरत करते थे। ठीक है, हमारे रंग रूप से भेदभाव करते थे। ठीक है, और हमें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। तो भारत में राष्ट्रवाद का बताओ, हमारे ही देश में रह के, हमारे ही देश का नमक खा के हमें गाली दोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रवाद के उदय, तो उसके हमारे देश के अंदर क्या जाके राष्ट्रवाद की भावना पनप गई। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के कारण बताएं। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। ठीक है ना, वहां का राजा कौन था? लुई 16। कौन था? लुई 16। वह एक ऐसा राजा था जो कम उम्र में राजा बना दिया गया। ठीक है, और जिसे शासन चलाने के, जिसके हाथ में शासन जब चला गया अगर, तो चलाने के उसके पास कोई दिमाग ही नहीं था कि वो शासन चलेगा तो कैसे चलेगा। तो फ्रांस की जनता ने क्या कर दी? क्रांति कर दी, और 1789 में, ठीक है, लुई के हाथ से सत्ता चला गया। ठीक है, मेटरनिक कौन था? तो पता है ना, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक जो था कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, 1815 से 48 तक इसने बहुत अच्छा शासन किया था। यानी कि अपने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए उस देश के लोग मेटरनिक के नाम से इसे अभी भी जानते हैं। वहां के हिस्ट्री में ये भगवान है मेटरनिक। ठीक है, नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? ठीक है ना, याद रखिए, नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या था? ठीक है, तो नपाम और एजेंट ऑरेंज एक बम था। ठीक है, जो पर्यावरण और वियतनाम के लोगों को, ठीक है, खत्म करने के लिए अमेरिका ने उनके ऊपर गिराया था। ठीक है, एक किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। किनके ऊपर? वियतनाम के ऊपर। ठीक है, और इसका काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे होती है? तो स्लम, पहले हम जानते हैं स्लम होता क्या है। तो याद रखिएगा, वे लोग जो सड़क किनारे फिर नाली के बगल में जो छोटे छोटे झुग्गी होते हैं ना, जिसमें लोग रहते हैं, वो स्लम एरिया होता है। बोलते हैं कि स्लम एरिया में रहता है। चिमनी होता है, चिमनी पे जो आते हैं ना, जिसे हम कहते हैं रांची लेवर है, रांची लेवर है, तो उसी को, वो सब जो रहती है ना, वो स्लम एरिया होता है। तो स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से होती है। क्या चीज से होती है? औद्योगिक क्रांति। नीचे क्वेश्चन भी है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब कोई देश में बड़ी बड़ी मशीनें बैठाई जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती है, तो वो फैक्ट्री बनाने के लिए जो मजदूर बुलाए जाते हैं ना, तो उनको रहने के लिए, भैया जो मजदूर दूर से आएंगे, उतने सारे मजदूर आएंगे, तो उनको रहने के लिए तो हम घर देंगे ना। तो उनको रहने के लिए एक हम छोटा सा कमरा दे देते हैं जो बहुत गंदा होता है, और उसी में उस सारा व्यवस्था, ना किचन, बाथरूम, टॉयलेट, कुछ भी नहीं, सारा व्यवस्था उसी में रहता है, तो उसे हम स्लम एरिया कहते हैं। तो औद्योगिकरण, जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं ना, जो, तो उनको सिर्फ काम से मतलब होता है। तो जब तक काम रहता है, ये लोग एक टेम्पोररी घर बना के दे देते हैं, बीमार पड़े मरे, इससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से ही स्लम पद्धति की शुरुआत होती है। जब औद्योगिक क्रांति होती है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है, तो फैक्ट्री में काम करने के लिए जो मजदूर बुलाए जाते हैं, उन्हें रहने के लिए जो घर दिया जाता है ना, वो गंदे और छोटे स्थान होते हैं। ठीक है, इसे हम स्लम एरिया कहते हैं। तो स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, औद्योगिक क्रांति से हुई। औद्योगिकरण क्या है? क्वेश्चन हो गई है। ठीक है, सेम चीज औद्योगिक क्रांति, जब बड़ी बड़ी मशीनें बैठाई जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जब तेज दौड़ने लगती है, उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? तो याद रखिएगा, 1917 में बोल्शेविक क्रांति, लेनिन महान क्रांतिकारी के बारे में तो आप जानते हैं ना, अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति, नवंबर क्रांति। ठीक है, साम्यवाद यानी कि यहाँ का राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय है ना, जार निकोलस द्वितीय था। और इस, तो 1917 में जब क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद जब जार को शासन से हटाया गया था,
जार को शासन से हटाने के बाद वहां पे एक साम्यवाद की नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था आई थी, जिसमें ये जो जितना जो रूस ये हुआ था रूस में, और रूस का जितना शासन का जो बागडोर है ना वो चलाया गरीब मजदूर सर्वहारा, यानी कि सभी वर्ग के लोगों के हाथ में चलाया। वो लेनिन बोला कि जैसे चलाना है देश को तुम चला सकते हो, उसने राजा को खदेड़ के भगा दिया। ठीक है, बाद में राजा के साथ बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है, इसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जब कोई देश है ना किसी विशेष धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, सभी धर्म को बराबर मान्यता देता है, उसे हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। तो भारत मेरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? तो याद रखिएगा, आजादी के एक साल बाद 1948 में इसे पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि हम मजदूरों की इतनी मजदूरी दे ताकि ठीक है मजदूरों के साथ साथ उनके बाल बच्चे का भी भरण पोषण अच्छे ढंग से हो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत वीडियो है आपके एग्जाम के लिए।